हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ सो। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि जो मार्केटिंग मिक्स होता है फ्रेंड्स, उसमें 7 इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, 7 पीज जिन्हें कहा जाता है। मार्केटिंग मिक्स के 7 पीज कहा जाता है। तो ये कौन कौन से 7 पीज हैं जो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स के रिटेल बैंकिंग में? वो 7 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से थे फ्रेंड्स? हमने ये देखा था, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है। इन 4 के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हमें पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, इसके बारे में बात करनी है फ्रेंड्स। ओके, तो प्रोडक्ट में हमने देखा था कोई भी प्रोडक्ट, रिटेल बैंकिंग का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कुछ भी हम ऑफर करें वो प्रोडक्ट में आता है। या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कैपेसिटी रखती हो किसी भी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, या उसके यूज में आए, या जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट करता है वो उसे दे सके, तो उसे प्रोडक्ट कहते हैं। प्राइस हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट रेट, हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर लोन लिया है कस्टमर ने तो उससे इंटरेस्ट लेते हैं, अगर एफडी करवाई कस्टमर ने तो उसको इंटरेस्ट देते हैं। तो यही उसका प्राइस होता है। और अगर मान लीजिए कि जो है इसके अलावा कोई अदर सर्विसेज हम ऑफर करते हैं, जैसे एटीएम कार्ड हो गया, एटीएम मशीन हो गई, पॉस मशीन हो गई, ये सब चीज़ें जब ऑफर करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, तो उसके बदले में जो हम चार्ज लेते हैं या फीस लेते हैं उसे यहाँ पर प्राइस कहा जाता है। प्रमोशन में हमने देखा था कि हर बैंक ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक उसका प्रोडक्ट पहुँचे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। प्लेस में हमने देखा था कि प्लेस पहले क्या था, पहले ट्रेडिशनली प्लेस क्या माना जाता था, जो बैंक की ब्रांच होती थी उसे ही प्लेस माना जाता था, जहाँ पर बैंकिंग की सर्विसेज दी जाती थी। वैसे बेसिकली हमारी जो इंडस्ट्री होती है फ्रेंड्स, वो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री होती है। हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर, हमारे कोई खास प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ज़्यादातर सर्विसेज होती हैं। या जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही होते हैं। जैसे करंट अकाउंट एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसका काम क्या है? कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना कि वो अपने खाते में पैसा डाले और पैसा निकाल सके। तो करंट अकाउंट भले ही हमारी नज़र से एक प्रोडक्ट है, बट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सर्विस ही है कि हमारे पास एक अकाउंट है जिससे हमें ये सर्विस मिल रही है खाते में पैसे डालने और निकालने की। ठीक है, तो प्लेस में हमने देखा कि बैंक की जो ब्रांचें होती थी वो प्लेस होती थी। बाद में फिर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ये सब जब से आया, तब से जो है बैंक की ब्रांचों में ना विजिट करके कस्टमर अपने प्लेस पर भी जो है बैंक की सर्विसेज को रेंडर कर सकता है, ले सकता है। तो प्लेस की डेफिनेशन धीरे से बदल गई। अब बैंक की ब्रांचेज ही केवल बैंकिंग सर्विसेज के लिए प्लेस नहीं रह गई, बल्कि कस्टमर का घर भी जो है, या उस जहाँ पर भी वो मोबाइल चला सकता है, इंटरनेट यूज कर सकता है, वो उसके लिए प्लेस हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो इन सभी बातों के बारे में हमने फ्रेंड्स पहले ही जान लिया था। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मतलब ये आप ध्यान रखिएगा, 7 पीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा पी नहीं है। जैसे एक देखिए, प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी है ना, या प्राइड, मान लीजिए प्राइड लिख देते हैं, तो ये 7 पीज में से नहीं है। देखिए आपका, तो आपसे ये ऐसे ही पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन देगा, मान लीजिए ये 3 ऑप्शन दे दिया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्रायोरिटी दे दिया उसने, तो पूछेगा आपसे कि इसमें से कौन सा 7 पीज में से नहीं है मार्केटिंग मिक्स के, तो प्रायोरिटी नहीं होगा। तो क्वेश्चन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर, चांसेज बहुत ज़्यादा होते हैं इससे क्वेश्चन पूछने के, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होती है, तो इसलिए क्वेश्चन रखने के चांसेज ज़्यादा होते हैं। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस के बारे में। तो आई होप अब आप लोगों को 7 पीज याद हो गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं फ्रेंड्स? उसका प्राइस डिसाइड करते हैं। उसके बाद में तीसरा काम क्या होता है? उसका प्रमोशन करते हैं। और प्रमोशन के बाद में फिर हम क्या करते हैं? प्लेस डिसाइड करते हैं, कहाँ पर सर्विस रेंडर होगी। फिर अब ये 4 तो हो गए जो पिछले लेक्चर के थे। अब इस लेक्चर में हम देख रहे हैं पीपल के बारे में, लोग इंपॉर्टेंट होंगे, कस्टमर हमारे। प्रोसेस, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम। और सबसे लास्ट में फिजिकल एविडेंस, ठीक है। तो ये 7 हो गए फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिमाइंड इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो अब जो 7 पीज में से जो 4 पी हो चुके हैं, 5वां पी हमारा है पीपल, ठीक है। तो पीपल देखिए, अगर मार्केटिंग करनी है आपको तो लोगों के बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। तो पीपल अगेन इज ए वाइटल लिंक इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेन। तो मार्केटिंग की जो चेन होती है उसमें पीपल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। रिटेल बैंकिंग बेसिकली बीइंग सर्विस मार्केटिंग है ना, हमारी जो रिटेल बैंकिंग होती है सर्विस मार्केटिंग ही है। सर्विस, हम अपनी सर्विसेज ही तो ऑफर कर रहे हैं वहाँ पर। सर्विस मार्केटिंग एड्रेस टू लार्ज कस्टमर बेस, ह्यूमन फैक्टर प्लेज अ वेरी इसेंशियल रोल इन सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि रिटेल बैंकिंग हमारी सर्विस मार्केटिंग है, हमें अपनी अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये लार्ज कस्टमर बेस को एड्रेस करती है, क्योंकि रिटेल में इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी किसी बैंक के पास 20-20 करोड़ कस्टमर हैं।
तो ऐसे में जो कस्टमर है या ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्ट्रेटजी के सक्सेसफुल होने में। अगर हमें मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाई और उसके सक्सेसफुल होने के लिए कस्टमर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगेन इफ़ वी टेक द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बैंक मार्केटिंग इज फ्लो ऑफ सर्विस फ्रॉम बैंकर टू कस्टमर थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो अगर हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में देखें तो हमारा बेसिक टारगेट क्या होता है कि जो बैंक की सर्विसेज हैं वो बैंकर से होते हुए कस्टमर तक पहुंच जाएं, है ना। हमारी मार्केटिंग ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट है वो बैंकर से होकर के, यानी हमने मान लीजिए हाउसिंग लोन है, कार लोन है, तो वो हाउसिंग लोन कार लोन बैंकर से होकर के ऐसा प्रमोशन हम करें कि वो कस्टमर तक पहुँच जाए, तो उसे ही हम इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी मानेंगे फ्रेंड्स। ओके, इन द चेन ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस इन मार्केटिंग द एफर्ट स्टेट फ्रॉम ह्यूमन फैक्टर एंड इन डैट ह्यूमन फैक्टर। तो कह रहे हैं कि जो ये हमारी मार्केटिंग की जो पूरी स्ट्रेटजी है जिसमें हम एफर्ट कर रहे हैं, तो एफर्ट स्टार्ट भी जो है हमारा ह्यूमन फैक्टर यानी कि बैंकर जो होते हैं उनसे शुरू होता है, और एंड भी ह्यूमन फैक्टर यानी जो कस्टमर होते हैं वहाँ पर ख़त्म होता है। तो एक बैंकर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, एक कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लेना चाहता है, बोथ आर ह्यूमन। तो शुरुआत भी ह्यूमन फैक्टर से होती है और एंड भी जो है ह्यूमन फैक्टर पर होता है, जो ये हमारी मार्केटिंग की चेन होती है उसमें। सो पीपल कॉन्सेप्ट in marketing refer to the people who are doing marketing strategies and also people who are beneficiaries of the marketing strategy। तो people जो ये हम अगर people concept में अगर हम एक फाइनली अगर बात करना चाहें कि who are people in marketing mix, तो people वो होते हैं जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, और दूसरे वो होते हैं जो बेनिफिशियरी होते हैं जिनको हम फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें, यानी कस्टमर। तो अगर हम देखें पीपल का मतलब एक तरफ बैंकर हो गया, दूसरी तरफ कस्टमर। तो पीपल का मतलब मार्केटिंग मिक्स में सीधे सीधे बैंकर और कस्टमर होता है। द इनसेपरेबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ बैंक प्रोडक्ट एड्स मोर इंपॉर्टेंस टू द पीपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो बैंक के जो प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स या सर्विसेज होती हैं उनमें इनसेपरेबिलिटी प्रिंसिपल होता है, यानी कि लोगों के बगैर जो है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को हम ऑफर नहीं कर सकते हैं। बिकॉज इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द पीपल डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस जो है जो लोग उसे डिलीवर कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितने इफेक्टिव हैं। इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए 2 ब्रांचें हैं, एक ब्रांच में एक कैशियर हैं, दूसरी ब्रांच में दूसरे हेड कैशियर हैं। यहाँ पर देखिए निगेटिवली मत लीजिएगा, इनकी ये 1 घंटे में 10 कस्टमर को जो है प्रोसेस करते हैं, ये 1 घंटे में 20 कस्टमर को प्रोसेस करते हैं। मतलब कहने कि ये 10 कस्टमर का काम निपटा देते हैं, 20 कस्टमर का काम निपटा देते हैं। तो हु इज़ मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादा इफेक्टिव है एक तरीके से अगर हम देखें तो। जो हमारी प्रोडक्ट की, यही कहना है कि जो प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि जो पीपल डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट को वो कितने इफेक्टिव हैं। तो यहाँ पर ये जो हेड कैशियर हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, तो लोग इस ब्रांच में आना ज़्यादा पसंद करेंगे। एक एग्जांपल है यहाँ पर, या दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। एक ब्रांच में आपने लोन के लिए अप्लाई किया और एक दूसरी ब्रांच में भी लोन के लिए अप्लाई किया। इन्होंने जो है 3 हफ्ते में काम निपटा दिया और ये आपके 3-4 महीने लगा दिए इन्होंने। तो अब आप बताइए कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव हो गए, तो ये लोग हो गए। तो वही कह रहा है कि मतलब इनसेपरेबिलिटी प्रिंसिपल जो होता है बैंक का, वो कोई भी प्रोडक्ट जो है लोगों से अलग नहीं किया जा सकता है। लोग जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितना इफेक्टिव जो डिलीवरी करने वाला है, प्रोडक्ट की डिलीवरी करने वाला जो पीपल है या जो पर्सन है, वो जितना इफेक्टिव होगा उतना ही हम प्रोडक्ट को इफेक्टिवली डिलीवर कर पाएंगे, उतना इफेक्टिवली वो उस पर काम कर पाएगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो अगर हम यहाँ पर केवल समराइज करना चाहें कि पीपल कौन होते हैं, तो पीपल वो होते हैं, बैंकर भी हमारे पीपल होते हैं जो कि मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और कस्टमर हमारे पीपल होते हैं जो कि इस मार्केटिंग का फ़ायदा या बेनिफिट उठाने वाले हैं। तो पीपल में इतनी बातें हो जाती है फ्रेंड्स। बाकी ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैंने आपको समझा भी दिया है कि ये जो है ह्यूमन फैक्टर से शुरू होती है और एंड भी ह्यूमन फैक्टर से होती है। यानी बैंकर शुरू करता है अपनी मार्केटिंग प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है और कस्टमर इसको लेता है। तो ह्यूमन फैक्टर से स्टार्ट होकर ह्यूमन फैक्टर पर ही एंड होती है ये जो चेन होती है मार्केटिंग की। पीपल कॉन्सेप्ट में जो है जो स्ट्रेटजी होती है, जितने ज़्यादा इफेक्टिव लोग होंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। तो पीपल कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग रेफर पीपल हु आर डूइंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पीपल कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें मार्केटिंग में, तो जो लोग जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं वो, और द पीपल हु आर बेनिफिशियरी ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और वो लोग जिनको बेनिफिट हो रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी से, ये सभी पीपल की कैटेगरी में ही आते हैं। यानी बैंकर और कस्टमर बोथ आर यहाँ पर दोनों के दोनों जो है आपके
पीपल ही कहलाते हैं। ठीक है, अब किसी भी प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि जो पीपल डिलीवर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है। इसके एक दो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं फ्रेंड्स। ओके, प्रोसेस देखिए, प्रोसेस इज अ कॉन्सेप्ट रनिंग थ्रू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग एंड डिलीवरी स्टेज। देखिए, इसको पता नहीं इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखते हैं। प्रोसेस का मतलब समझिए, जैसे आपको जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको मान लीजिए अपने आपको डॉक्टर को दिखाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप गए तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, तो आप क्या करते हैं, सीधे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको रिसेप्शन वगैरह पे जा करके अपने अपने लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म भर करके फिर आपको एक नंबर मिलता है कि चलिए 30 नंबर है आपका। आप फिर उस डॉक्टर के चैम्बर पे जाते हैं। जब 30वां नंबर आता है तो आप वहाँ पर पहुँचते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो ये जो अभी मतलब मैं सीधे डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाया, बल्कि देयर इज ए प्रोसेस। यहाँ पर एक प्रोसेस है कि पहले मैं रिसेप्शन पे गया, मैंने फॉर्म भरा, फिर मुझे नंबर मिला और उस नंबर का वेट किया मैंने और फिर डॉक्टर से मिला। तो एक तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर डिजाइंड है फ्रेंड्स। ओके, यही प्रोसेस होता है, मतलब यही जो चीज़ यहाँ पर हम डायरेक्ट डॉक्टर से ना मिल पाए और एक स्टेप बाय स्टेप गए, तो वही प्रोसेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आपको अब यहाँ बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कोई कस्टमर आता है, हमको 2 लाख का लोन चाहिए, तो क्या होगा, कस्टमर आया बोला कि 2 लाख का लोन चाहिए और आपने 2 लाख रुपए निकाले टेबल से या जहाँ भी रखे हुए थे और उसको दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस है वहाँ पर भी। वहाँ पर प्रोसेस क्या है, सबसे पहले भाई वो लोन के लिए कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा, तो अब आप पहले उसकी कस्टमर की डिटेल्स देखोगे कि कस्टमर कैसा है, क्या इसको लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। फिर उसका सिविल स्कोर वगैरह जनरेट करोगे। अगर सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री रहा तो एक बार हो सकता है आप इंस्पेक्शन करने भी जाओ कि जिस पर्पज़ के लिए ले रहा है क्या वो पर्पज़ जो है, मतलब जिस काम के लिए ले रहा है वो काम करेगा भी या नहीं करेगा। इंस्पेक्शन करके आए, अगर सब कुछ ठीक लगा तब आपने लोन को प्रोसेस करना शुरू किया, फॉर्म भरवाए, जो कुछ भी डिटेल्स थी वो सारी डिटेल मांगी, फोटोकॉपीज ली और फिर जा करके आपने लोन उसका सैंक्शन किया। लोन सैंक्शन करने के बाद फिर आपने उसका लोन डिसबर्स किया, उसके पैसे पहुंचाए और पहुंचाने के बाद में फिर पोस्ट जो है उसके बाद में भी फॉलोअप करते रहे और उसके बाद में फिर पैसा EMI आना शुरू हो गया। तो देख रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल एक छोटे से काम में इतना प्रोसेस पूरा लग करके। वैसे तो कस्टमर आया 2 लाख रुपए, हमारे पास रखे भी हैं 2 लाख रुपए, हम उसको सीधे सीधे दे दें, लेकिन देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज ए प्रोसीजर। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है फ्रेंड्स कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इज ए कॉन्सेप्ट रनिंग थ्रू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हर जगह पर प्रोसेस है, चाहे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो उसमें भी प्रोसेस है, प्रोडक्ट की स्ट्रक्चरिंग में भी प्रोसेस है, डिलीवरी स्टेज में भी प्रोसेस फॉलो करती है। हर जगह पर एक प्रोसेस चलती रहती है। प्रोसेस विल बी सक्सेसफुल। अगर हम प्रोसेस को सक्सेसफुल कब कहेंगे, व्हेन द आउटपुट डिलीवर्ड फ्रॉम द प्रोसेस इज डिलीवर्ड इन अ एक्सपेक्टेड वे ऑफ फुलफिलिंग द प्रॉमिस। तो हम किसी भी प्रोसेस को सक्सेसफुल तभी कह सकते हैं जब उसने जो भी प्रोडक्ट डिलीवर किया हुआ है, उस प्रोसेस ने जो प्रोडक्ट डिलीवर किया हुआ है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करता है या जैसा प्रॉमिस किया गया था मार्केटिंग में उस प्रॉमिस को अगर फुलफिल करता है तो ही हम कहेंगे कि वो प्रोसेस सक्सेसफुल रही है। अगर वो डिलीवर नहीं कर पाता है सही से जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने मोबाइल परचेज किया, अब मोबाइल अगर उसका नहीं चल पा रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रोसेस है वो सही से नहीं काम की, इसलिए मोबाइल नहीं चल पा रहा है। तो हमने प्रोसेस जो इस प्रोसेस को हम सक्सेसफुल नहीं कह सकते, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाया है, तो इसलिए ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं है। इन शॉर्ट, प्रोसेस रिलेट्स टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी विच इज डन फॉर मार्केटिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट टू कस्टमर इंक्लूडिंग डिलीवरी चैनल। तो अगर हम कहना चाहें तो शॉर्ट में क्या कहेंगे कि प्रोसेस का मतलब होता है वो सभी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी हो रही हैं विच इज डन फॉर मार्केटिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हम मार्केटिंग, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी होती है उनको करते हैं कस्टमर को, ताकि हम फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें। और इसमें डिलीवरी चैनल भी, डिलीवरी चैनल क्या होता है फ्रेंड्स आपका, चाहे हम ब्रांच के थ्रू कर दें, चाहे जो है वर्चुअल चैनल या रिमोट चैनल के थ्रू कर दें, तो उनको भी इंक्लूड करके जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है फ्रेंड्स उसे ही प्रोसेस कहा जाता है। तो आई होप प्रोसेस में अब आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी, प्रोसेस का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। लोन वाला एग्जांपल याद रखिएगा कि कैसे कैसे प्रोसेस चलती है। देयर इज ए प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग, प्रोसेस हर चीज़ के लिए होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया प्रोसेस। तो प्रोसेस हर काम में होती है। प्रोसेस इज ए कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में भी, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चरिंग में भी, डिलीवरी स्टेज में, हर जगह पर काम करता रहता है। कोई भी प्रोसेस हम सक्सेसफुल तभी कहेंगे जैसा उसने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को अगर वो फुलफिल कर पाता है, जो भी प्रोसेस ने डिलीवर किया हुआ है प्रोडक्ट, अगर वो जो है प्रॉमिस को फुलफिल कर पाता है तो हम उस प्रोसेस को सक्सेसफुल मानते हैं। और अगर शॉर्ट में हम कहें तो प्रोसेस उन सभी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को हम कहेंगे जो कि की जाती हैं किसके लिए, फाइनल प्रोडक्ट को की मार्केटिंग कस्टमर तक करने के लिए, उसमें डिलीवरी चैनल को भी इंक्लूड करते हुए कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब फिजिकल एविडेंस क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिए फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसको टेंजिबल बनाने की कोशिश करता है। टेंजिबल का मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें छुआ जा सके,
है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मेरा एक करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट तो है पर वी कांट टच इट, है ना, हम इसे छू नहीं सकते हैं, ऐसे समझिए। सेविंग अकाउंट है, हाँ है हमारे पास में सेविंग अकाउंट, लेकिन क्या हम इसे छू नहीं सकते ना, तो ये इनटेंजिबल हो गए। तो वही कह रहा है कि फिजिकल एविडेंस रेफर टू डेवलपिंग टेंजिबिलिटी टू इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। जो बैंकिंग सर्विसेज की इनटेंजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी जो चीज़ें इनटेंजिबल हैं उनको टेंजिबल बनाने की कोशिश करना ही फिजिकल एविडेंस होता है। इसका एग्जाम्पल है डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, पर्सनलाइज चेकबुक, है ना, ये सभी एग्जाम्पल है। कहने मतलब हुआ कि बैंकिंग सर्विसेज को नॉर्मली इंटेंजिबल होती हैं, लेकिन अगर हम कहें एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड कहें, क्रेडिट कार्ड कहें, तो इनको सबको हम टच कर सकते हैं। तो हमने क्या करने की कोशिश की यहाँ पर, इनटेंजिबिलिटी को टेंजिबल में, यानी कि टच कर, टेंजिबल मतलब होता है जिसे टच कर सके, इनटेंजिबल मतलब जिसे टच ना किया जा सके, है ना। तो अगर किसी के पास डेबिट कार्ड है तो हम करंट अकाउंट को तो टच नहीं कर सकते अपने, लेकिन वी कैन टच आवर डेबिट कार्ड। हमारे पास हमारा डेबिट कार्ड होता है जिसको हम छू सकते हैं, डेबिट कार्ड से एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं, है ना। पर्सनलाइज चेकबुक आपने इशू कर दी किसी खाते में, तो चेकबुक आदमी के हाथ में जाएगी, वो उसको जो है फिजिकली टच कर सकता है। तो यही करने की कोशिश ही फिजिकल एविडेंस होता है फ्रेंड्स आपका, ठीक है। तो फिजिकल एविडेंस रेफर टू द डेवलपिंग टेंजिबिलिटी टू इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। तो जो बैंकिंग की सर्विसेज होती हैं वो नॉर्मली इनटेंजिबल होती हैं, उसी को टेंजिबल बनाने की कोशिश ही फिजिकल एविडेंस कहलाती है। सरल शब्दों में एग्जाम्पल इसका ध्यान रखेंगे, डेबिट कार्ड जो होता है आपका, एटीएम कार्ड जो होता है, इनको हम टच कर सकते हैं। पर्सनलाइज चेकबुक हो गई, या ऐसी कोई भी चीज़ जो बैंक आपको देता है जिसे आप टच कर सकते हो, तो वो आपका फिजिकल एविडेंस का एक एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम यहाँ पर 7 P's की इफेक्टिवनेस के बारे में बात करेंगे। तो 7 P's की इफेक्टिवनेस से बात करें उससे पहले एक बार 7 P's फिर से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हो गया आपका प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट हो गया, फिर उसका प्राइस आया, ठीक है। प्राइस के बाद में क्या है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्राइस के बाद में हमने किया उसका प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन के बाद में हमने प्रमोशन के बाद में क्या आया था फ्रेंड्स, याद करिए चौथे नंबर पे, याद नहीं आ रहा है मुझे। प्रमोशन किया था, फिर उसके बाद में प्लेस, यस, ब्रांच, और वो था प्लेस हो गया। प्लेस के बाद में हमने देखा पीपल, है ना, पचवा पीपल हो गया जो इस लेक्चर में देखा। पीपल के बाद में हमने देखा प्रोसेस, है ना, और प्रोसेस के बाद में फिर हमने देखा फिजिकल एविडेंस। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके साथ। इसी तरीके से थोड़ा सा एक बार आप लोग भी बैठ करके ना रिमाइंड किया कीजिए चीज़ों को, कि मतलब कैसे कैसे चलेगा, वो चाहे जैसे भी आपने दिमाग में डिजाइन कर सके डिजाइन कर लेंगे। तो एक बार ये अगर ऐसे आप बैठ करके, मतलब मैंने ना इधर कहीं देखा नहीं और कोशिश की रिमाइंड करने की, और अगर मुझे याद आ जाता तो वो चीज़ ज़्यादा परमानेंटली आपको याद रहती है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ द 7 P's की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम क्या है, 7 P's के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बस हम केवल ये देखने की कोशिश करेंगे कि 7 P's कब अच्छे रहते हैं, क्या करना, इनकी डिपेंडेंसी कैसी होती है, अकेले ठीक है या एक साथ नहीं, डिपेंडेंट क्या है, तो इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। द 7 P's आर बोथ इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट। मतलब कहने का ये है कि जो 7 P's हैं, जो हमने ये P सारे पढ़े, प्रोसेस, जो जैसे प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, तो प्रोडक्ट और प्राइस इंडिविजुअली भी ठीक हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होते हैं मार्केटिंग इफेक्टिवनेस के लिए। मतलब कहने का ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। ईच वन ऑफ द P इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मतलब दोनों हो सकता है, हर एक P इंपॉर्टेंट होता है डिसाइडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑन इट्स ओन। तो हर एक P जो है इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए, बिकॉज जो होल स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी की जो पूरी मैकेनिज्म है, होल स्ट्रेटजी मैकेनिज्म जो हमारी है, उसमें हर एक भी इम्पॉर्टेंट होता है हमारी पूरी ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स के लिए। द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देयर पार्ट इज इफेक्टिवनेस, है ना, द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट देयर पार्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। हर एक भी अपना इफेक्टिवनेस कंट्रीब्यूट करता है, प्राइस अपना इफेक्टिवनेस देता है। अभी थोड़ा सा और नीचे पढ़ेंगे फ्रेंड तो आपको ये बातें क्लियर होंगी जो मैं अभी कह रहा हूँ। अभी थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए एक आध मिनट का। बट द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज नॉट ओनली फैक्टर, लेकिन केवल एक ही P का कंट्रीब्यूशन पर्याप्त नहीं होता है। देखिए, तो अभी तक क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए पहली बात ये कि जो 7 P's हैं हमारे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, है ना, प्लेस, पीपल, जो भी हैं, ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं, यानी अकेले भी है। जैसे किसी चीज़ का प्राइस अगर अकेले लें तब भी ठीक है, प्राइस और प्रोडक्ट दोनों साथ में ले लें, एक दूसरे पर डिपेंडेंट कर दें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हर एक P इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल P कंट्रीब्यूट करता है अपना इफेक्टिवनेस, अपनी इफेक्टिवनेस वो देता है, अपना जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है वो देता है। लेकिन इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन ही केवल फैक्टर नहीं होता है। दीज P आर इंटरलिंक्ड इन सच ए वे दैट वन P विल बी डिसाइडिंग P फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर P। तो ये P आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और एक P डिसाइड करता है कि दूसरा P कितना इफेक्टिव होगा।
एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर तो आपको ये बात समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, दो प्रोडक्ट इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। हमें पता है कि प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग मिक्स का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन द प्राइस। लेकिन इस प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस किस पर डिपेंड करती है? प्राइस पर। आप कितना प्राइस सेट करते हैं? जैसे मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट हमारा जो है एक प्रोडक्ट है बैंक का, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट एक प्राइस इसका प्रोडक्ट है आपका, लेकिन अब इसमें जो हमने इसका प्राइस लगाया, मान लीजिए हमने 5.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं अपने फिक्स डिपॉजिट पर, और कोई दूसरा बैंक जो है अगर 8% ऑफर कर रहा है, तो अब ये प्राइस इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? यहाँ पर भले ही प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस कैसे प्रूव होगी? कैसा प्राइस हम उसके लिए सेट करते हैं। तो वही यहाँ एक दूसरे पर डिपेंडेंसी का यही मतलब है कि प्रोडक्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस तभी आएगी जब जो है उसका प्राइस जो है सही से सेट किया जाए, यानी कि प्राइस पर उस प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी है। लाइक दैट इवन व्हेन प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है मार्केटिंग मिक्स में। एंड द प्रोडक्ट एंड प्राइस विल नॉट मच बेटर इफ द प्रमोशन एंड प्लेस एस्पेक्ट आर नॉट गिवन ड्यू कंसिडरेशन। तो कह रहे हैं कि प्राइस भी इंपॉर्टेंट है और आपने प्रोडक्ट भी अच्छा है, दोनों चीज़ें आपकी अच्छी हैं, लेकिन ये बेनिफिशियल तभी होंगी जब हम इसका प्रमोशन अच्छे से करें और किस प्लेस पर इस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है उसको भी कंसिडर करेंगे, तभी जा करके प्राइस और प्रोडक्ट का होने का फ़ायदा है। अगर प्रोडक्ट हमने बनाया और उसका प्राइस भी अच्छा सेट कर दिया, कम से कम रखा है ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बाई करना चाहें, लेकिन अगर हम उसका प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं तो जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। जैसे कई कई मूवीज़ आती हैं जो छोटे स्टार्स की होती हैं, मतलब जिन जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं, तो उसका प्रमोशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, ज़्यादातर लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती कि हाँ ऐसी कोई फिल्म भी आ रही है। तो उस केस में क्या होता है कि लोग फिल्म वो देखने नहीं जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि भले ही उसका प्रोडक्ट अच्छा है, बाद में पता चलता है कि ये पिक्चर फिल्म ऐसी इतनी अच्छी थी, ये वाली फिल्म बहुत अच्छी थी, हमने मिस कर दी। क्यों? क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट नहीं अच्छे से हो पाया, प्रमोशन नहीं अच्छे से हो पाया है। ठीक है फ्रेंड, तो यही बात हो गई कि प्रोडक्ट और प्राइस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्रमोशन भी इंपॉर्टेंट है और प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। तो जो कहने का मतलब है कि ये 7 पीज आपस में इंटरलिंक्ड है फ्रेंड्स। ओके, एक पी जो है दूसरे पी की इफेक्टिवनेस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। प्रोडक्ट आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आप उसका प्राइस जो है सही से नहीं रखेंगे तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा। प्रोडक्ट भी आपका अच्छा है, प्राइस भी आपने सही लगाया हुआ है, लेकिन आप उसका प्रमोशन और प्लेस सही से नहीं चूज करते हैं तो भी ये आपका बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। टू गो फर्दर अगेन, इफ प्रोसेस एलिमेंट इज नॉट टेकन केयर अदर पी विल नॉट बी इफेक्टिव। अब ये कहना है कि अगर हम जो प्रोसेस है उसको टेक केयर नहीं करते हैं तो बाकी के 6 पी आपके कितना भी आप अच्छा करिए बेकार हो सकते हैं। दस इट इज नॉट ओनली अफेक्ट दैट पी इन मार्केटिंग मिक्स कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंडिविजुअली बट आल्सो कंटिन्यू टू बी इंटीग्रेटेड वे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पी होते हैं मार्केटिंग मिक्स में, ये इफेक्टिवली अपने आप इंडिविजुअल तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही करते हैं, साथ ही साथ में ये इंटीग्रेटेड वे में भी एक दूसरे के साथ में अच्छा रोल प्ले करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर सारे के सारे एक साथ अगर हमारे 7 पीज अच्छे रहेंगे तो ही हमें एक अच्छा मार्केटिंग रिजल्ट दे सकते हैं। 10 मार्केटिंग मिक्स एंड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। जो हमारी जो मार्केटिंग मिक्स है और जो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट हैं कौन कौन से, वही 7 इंग्रेडिएंट यानी 7 पीस जो हैं इसके, रिप्रेजेंट ए होलिस्टिक अप्रोच टू रिटेल बैंकिंग एंड मार्केटिंग इफेक्टिवनेस। तो कहने का मतलब ये है कि जो मार्केटिंग मिक्स होता है या मार्केटिंग मिक्स के 7 पी जो होते हैं, ये एक होलिस्टिक अप्रोच चाहते हैं अपने पूरे रिटेल बैंकिंग के लिए। होलिस्टिक का मतलब होता है सब एक साथ मिल करके काम करें, ठीक है, मार्केटिंग के इफेक्टिवनेस के लिए। द इफेक्टिवनेस कैन बी मेजर्ड बाय रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर टू द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब कोई भी जो हमारे मार्केटिंग मिक्स है वो इफेक्टिव है या नहीं है, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? तो कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है उसके बेस पर ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो मार्केटिंग का 7 पी है वो सही रहा या नहीं रहा। इफ़ द कस्टमर इज रिस्पॉन्सिव, अगर कस्टमर रिस्पॉन्स देता है, अवेल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम मार्केटर, जिसने भी प्रचार किया है, एडवर्टीजमेंट किया है, प्रमोशन किया है, अगर उससे प्रोडक्ट और सर्विसेज लेता है एंड सेटिस्फाइड अबाउट इट, और वो जो प्रोडक्ट लेता है उसके बारे में वो अगर सेटिस्फाइड है, तो देन दैट वुड रिजल्ट इन रिपीटेड परचेज। तो अगर कोई कस्टमर ने मान लीजिए हमारे बैंक से हाउसिंग लोन लिया मान लीजिए, और अगर वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है और मतलब रिस्पांस दिया, कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट को परचेज किया और हमारे प्रोडक्ट से अगर सेटिस्फाइड है, तो वो फर्दर और रिपीट करेगा और चीज़ें परचेज करेगा। अब वो सोचेगा कि पर्सनल लोन भी इसी बैंक से ले लेते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि कस्टमर रिस्पांस दे रहा है तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो मार्केटिंग मिक्स था, मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, वो इफेक्टिव रही है। इफ़ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, अब अगर कस्टमर सेटिस्फाइड
नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न फॉर हिम टू कम अगेन। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है हाउसिंग लोन का, जो हमारा प्रोडक्ट हमने कस्टमर को ऑफर किया था, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगा कि हम किसी दूसरे बैंक में गए होते तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता, तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा, हमारा दूसरा प्रोडक्ट परचेज करने नहीं आएगा, बिकॉज हिज नीड वर नॉट सेटिस्फाइड बाई योर प्रोडक्ट, क्योंकि हमने उसकी नीड को फुलफिल नहीं किया। अब वो चाहे इंटरेस्ट रेट में नहीं किया या लोन सैंक्शन करने में देरी की, चाहे जो भी हो, दिस विल मेक द कस्टमर टू थिंक अबाउट कंपटीटर्स। अब इसकी वजह से क्या होगा कि वो हमारे कंपटीटर्स जो हैं उन बैंकों के बारे में सोचेगा। अगर हमारे हाउसिंग लोन से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दूसरे बैंकों के बारे में सोचेगा। अगर हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज से वो सेटिस्फाइड है तो वो हमारे बैंक से ही अदर प्रोडक्ट भी, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सब लेने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया। सो द सक्सेस ऑफ 7 P's एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर मेजर्ड ओनली बाय द रिस्पांस फ्रॉम द कस्टमर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीड ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो 7 P's की और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो कस्टमर का रिस्पांस कैसा है उसी से पता चलता है, और कस्टमर के रिस्पांस में भी उसकी जो नीड थी उसको हमने सेटिस्फाई किया या नहीं किया, इसी से ही डिसाइड होता है ये फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स कि 7 P's के इफेक्टिवनेस के बारे में हमने बात किया। तो 7 P's जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं और आपस में डिपेंडेंट भी होते हैं। एक P जो है, हर एक P इंपॉर्टेंट होता है और साथ मतलब सारे P एक साथ मिलकर काम करें तो भी है। इंडिविजुअल जो P होता है वो अपने पार्ट की इफेक्टिवनेस को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल P के कंट्रीब्यूशन से बात नहीं बनती है। एक P की इफेक्टिवनेस दूसरे P के इफेक्टिवनेस पर डिपेंड करती है। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, लेकिन अगर जो है उसकी इफेक्टिवनेस तभी होगी जब हम जो है प्राइस अच्छे से डिसाइड कर पाएँ। प्राइस के ऊपर डिपेंड है। अगर प्राइस सही से नहीं लगाएंगे आप तो आपके प्रोडक्ट के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमने देखा कि मार्केटिंग मिक्स में जैसे प्रोडक्ट भी होना चाहिए, प्राइस भी हमारा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम प्रमोशन और प्लेस नहीं सही से चूज करते हैं तो भी हमें बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो कहने मतलब हुआ कि सारे P आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक P की परफॉर्मेंस दूसरे P की परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रही है। अगर आपने प्राइस अच्छे से डिसाइड किया हुआ है, अच्छा प्राइस लगाया हुआ है, तभी आपका प्रोडक्ट अच्छा बिकता है। ठीक है फ्रेंड। अब जैसे अगर प्रोसेस एलिमेंट जो है अच्छे से टेक केयर नहीं किया है तो दूसरे P जो होंगे वो इफेक्टिव नहीं होंगे इफेक्टिव। 10 इज फैक्ट P इन मार्केटिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जो 7 P's हैं फ्रेंड्स वो इंडिविजुअली भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ साथ मिल करके इंटीग्रेटेड वे में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स और एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग के जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है और मार्केटिंग मिक्स के 7 एलिमेंट जो हैं आपके 7 P's हैं, ये होलिस्टिक अप्रोच चाहते हैं रिटेल बैंकिंग के लिए। और इफेक्टिवनेस जो है इसकी मेजर कैसे करते हैं हम कि हमारा जो मार्केटिंग मिक्स है या 7 P's हैं वो हमारे इफेक्टिव रहे, तो उसको हम कस्टमर के रिस्पांस से मेजर कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने हमको पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उसने हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल किया, खरीदा, ठीक है, और उससे हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर वो सेटिस्फाइड है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो और भी परचेज करेगा हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो दोबारा हमारे पास कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि हमारे कंपटीटर के पास चला जाएगा, दूसरे कंपटीटर के पास चला जाएगा और उससे वो प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेगा। तो जो 7 P's हैं और जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि कस्टमर का रिस्पांस कैसा है, इसी बात पर डिपेंड करेगी। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीड ऑफ सेटिस्फैक्शन, और कस्टमर के रिस्पांस को भी हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसकी जो नीड थी क्या उसको हमने सेटिस्फाई करा है या नहीं करा है। अगर हम नहीं कर पाए हैं तो वो हमारे पास दोबारा वापस लौट करके नहीं आता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स। इसी के साथ में ये आपका मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।